हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रॉबर्ट के मर्टन के बारे में देखेंगे और रॉबर्ट के मर्टन के जितने भी सिद्धांत, कॉन्सेप्ट, बुक्स वगैरह, जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी को डिस्कस करेंगे। और बहुत ज़्यादा मतलब डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, ब्रीफ में करेंगे, शॉर्ट में। और अगर आपको जो है इन सभी थिंकर्स के डिटेल वीडियो देखने हैं तो आप जो है कमेंट करके बताइए। मैं उनका जो है एक एक अलग थिंकर का और उनका जितना भी सिद्धांत है सब अलग अलग उनकी थ्योरीज को अलग अलग वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करूँगी। अगर आप जो है कमेंट करके बताते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो, और नहीं तो हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले भी हमने 5 से 6 थिंकर को देख लिया है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और हमने जितने भी थिंकर्स को अभी तक डिस्कस किया है ब्रीफ में ही किया है। अगर आपको डिटेल में चाहिए वीडियो तो आप बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी वीडियोज़ मेरी आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जितने भी वीडियोज़ हैं ये हमारे नेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम आगे होगा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसके लिए ये वीडियोज़ देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट के मर्टन जो हैं तो ये किस स्कूल से रिलेटेड है, यानी ये किस स्कूल से संबंधित है। तो इनका जो स्कूल है वो है स्ट्रक्चरल स्कूल, यानी ये संरचनावाद से संबंधित है रॉबर्ट के मर्टन। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, इसका पॉइंट टू पॉइंट हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको मैंने पॉइंट में ही रखा है ताकि इजी रहे समझने में। तो देखिए, सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, वो 1910 में हुआ था। और ये अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। और उसके बाद ये इसके अलावा ये पार्सन्स के शिष्य हैं। और इनके देखिए प्रमुख सिद्धांत। तो देखिए, सबसे पहला जो इनका सिद्धांत है वो है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, या फिर अनुरूपता विपथगमन का सिद्धांत। मतलब इसे इनके दो नाम हैं। दूसरा है संरचनात्मक प्रकारवाद का सिद्धांत, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। और तीसरा है संदर्भ समूह का सिद्धांत, रेफरेंस ग्रुप। और चौथा है मध्य सीमा सिद्धांत, मिडिल रेंज थ्योरी। तो ये चार इनके मुख्य सिद्धांत हैं। और इसके अलावा इन्होंने और सारे कॉन्सेप्ट वगैरह दिए हुए हैं, तो उसको हम आगे चल के इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं और जितने भी इनके कॉन्सेप्ट हैं सभी को हम ब्रीफ में देखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो है शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि सामाजिक संरचना का जो इनका सिद्धांत है वो क्या है। तो देखिए, सामाजिक संरचना का जो सिद्धांत है तो इनके अनुसार मतलब इकाइयों के मध्य जो जो संबंध पाया जाता है उसको इन्होंने सामाजिक संरचना कहा। देखिए, इनका जो कहना था कि इकाइयों के मध्य जो संबंध पाया जाता है वही सामाजिक संरचना का निर्माण करता है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो जो सामाजिक संरचना का निर्माण होता है वो किससे होता है। तो इन्होंने बताया कि सामाजिक संरचना के निर्माण में 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए, एक हम सादा पेज ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो देखिए, इनका कहना था कि सामाजिक संरचना का निर्माण 3 चीज़ों से होता है। पहला इन्होंने बताया कि भूमिका पुंज, यानी रोल सेट। दूसरा इन्होंने बताया प्रस्थिति पुंज यानी स्टेटस सेट। तीसरा इन्होंने बताया परिस्थिति क्रम। तो इनका कहना था कि इन 3 चीज़ों से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। भूमिका पुंज में इन्होंने बताया कि जैसे एक व्यक्ति की विशेष परिस्थिति से जुड़ी जितनी भी भूमिकाएं होती हैं उसका योग। और दूसरा इन्होंने बताया परिस्थिति पुंज में कि एक व्यक्ति द्वारा मतलब धारण की गई विभिन्न परिस्थितियों का जो योग होता है वो परिस्थिति पुंज कहलाता है। और तीसरा इन्होंने बताया कि परिस्थिति क्रम में क्या होता है कि व्यक्ति अनेक परिस्थितियों को धारण करता है, और लेकिन जो ये परिस्थितियां होती हैं ये एक निश्चित क्रम में होती हैं। तो ये इन्होंने तीनों को बताया कि इसके लिए इसी से जो है सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के इनका कहना था कि अतः जो है सामाजिक संरचना का जो निर्माण होता है वो परिस्थिति और भूमिका से होता है, लेकिन यही संरचना आगे चल करके 2 साधनों द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित व निर्देशित करती है। और ये 2 साधन कौन होते हैं, जो संस्थागत साधन है और सांस्कृतिक लक्ष्य। इन्होंने बात की थी संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्य। आप सभी ने अगर इनका पढ़ा होगा थ्योरी तो आपको पता होगा। तो संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्य, इसको जो है हम
देखते हैं तो देखिए मतलब जो संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्य हैं, तो इन दोनों के द्वारा ही जो अनुकूलन होता है वो होता है। तो इसमें जो है इन्होंने 5 तरीके का बताया था। 5 तरीके का इन्होंने अनुकूलन बताया था। पहला बताया था इन्होंने अनुरूपता यानी कन्फर्मिटी। दूसरा बताया था इन्होंने नवाचार। तीसरा बताया था कर्मकांड। चौथा बताया था प्रत्यावर्तन और पांचवा बताया था विद्रोही। तो ये 5 तरीके का इन्होंने अनुकूलन बताया था और ये किस तरीके से घटित होते हैं, तो इन्होंने बताया था कि ये सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन पे निर्भर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, आप देख लीजिए। ये इनका जो मृत्यु हुआ था वो 2003 में हुआ था, ये गलती से हो गया। 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। दूसरा जो देखिए, आई होप आपको सामाजिक संरचना का इनका सिद्धांत जो है शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। दूसरा इन्होंने संरचनात्मक प्रकारवाद का जो सिद्धांत दिया था, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सामाजिक प्रकार के संदर्भ में मर्टन का क्या कहना था कि प्रकार का मतलब होता है कि जैसे किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक जो अवयव होते हैं यानी अंग होते हैं, उनके द्वारा सामाजिक प्रणाली में जो योगदान दिया जाता है वो समाज के अनुकूलन में वृद्धि करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो सामाजिक प्रकार कहलाता है। और मतलब इनका कहना था कि सामाजिक प्रकार जो होता है, मतलब जो ऑब्जर्वेबल हो यानी जो अवलोकनीय हो, वो चीजें क्या होती हैं, प्रकार कहलाती हैं। तीसरा देखिए संदर्भ समूह का जो इनका सिद्धांत है, तो इसमें इनका कहना है कि जैसे जब कोई व्यक्ति किसी समूह को अपना आदर्श मान लेता है या फिर उसकी जो जीवन शैली है, उसकी लाइफ स्टाइल है, उसको अपनाता है, तब उस विशेष समूह को क्या कहा जाता है, संदर्भ समूह कहा जाता है। और ये संदर्भ समूह जो है सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, ये मर्टन का कहना था। चौथा पॉइंट देखिए मध्य अभिसीमा का सिद्धांत। तो देखिए ये चारों इनके मेन सिद्धांत है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन आगे जो है मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, केवल पॉइंट टू पॉइंट उसको देखते चलेंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो जो है देख लीजिए। अगर आपको पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा सा देख करके वीडियो स्किप कर देंगे या फिर कोई और वीडियो देखने लगेंगे, तो ऐसे में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपको कोई भी चीज़ समझने के लिए पूरा वीडियो आप उसको देखेंगे, उनके एक एक पॉइंट को समझेंगे, जो आपको नहीं पता है आपको उसको नोट करना चाहिए। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए इनका जो मध्य अभिसीमा सिद्धांत है, तो मर्टन का जैसे देखिए जो ये थ्योरीज है, तो एक ग्रैंड थ्योरी है और एक जो है माइक्रो थ्योरी है। तो ग्रैंड थ्योरी में क्या होता है कि यह जो सिद्धांत है ये समाज के मतलब प्रत्येक पक्ष की व्याख्या करता है, मतलब ये सार्वभौमिक होता है। जैसे कि दुर्खीम का हो गया और पार्सन्स का हो गया, तो ये लोग ग्रैंड थ्योरी के प्रणेता हैं। तो उसके अलावा जो सूक्ष्म थ्योरी है यानी जो माइक्रो थ्योरी है, तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें मतलब एक किसी विशिष्ट समुदाय या विशेष समाज का अध्ययन किया जाता है, मतलब इसमें विशेष को महत्व दिया जाता है और ग्रैंड में केवल समाज को महत्व दिया जाता है। तो मर्टन ने कहा कि हमारा जो मतलब समाज शास्त्र है या फिर जो हमारा समाज विज्ञान है, ये ना तो बहुत ज़्यादा जो ग्रैंड है उनका ही अध्ययन कर सकता है और ना ही जो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से, बल्कि इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकालना होगा। तो इसीलिए इन्होंने मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत अपना दिया, मिडिल रेंज थ्योरी जिसको कहते हैं। इनका कहना था कि मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत जो है ये मतलब दोनों के बीच की स्थिति है और ये ऐसे मतलब सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं और ये अमूर्त होते हैं, लेकिन ये उतने नहीं होते हैं, मतलब ये उतने अमूर्त भी नहीं होते हैं जितना कि जो महान सिद्धांत समाज की पक्ष की व्याख्या करते हैं या फिर कुछ या थोड़े पक्ष की व्याख्या भी नहीं करते। मतलब ये ना तो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं और ना ये बहुत ज़्यादा बृहद होते हैं, बल्कि ये बीच की स्थिति होती है। तो इसीलिए इन्होंने मर्टन ने मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत अपना दिया था। चलिए अब हम इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है शास्त्रीय प्रकारवाद की आलोचना और नए प्रकारवाद की अवधारणा। तो जो पुराना प्रकारवाद था जैसे दुर्खीम का और इन लोगों का, तो मर्टन ने इनकी आलोचना की और अपना जो है नए प्रकारवाद की इन्होंने अवधारणा दिया था। और इसके अलावा इनका कहना था कि जो पुराना प्रकारवाद है यानी शास्त्रीय प्रकारवाद है, वो संघर्ष, तनाव, सामाजिक परिवर्तन को समझने में मतलब उपयुक्त ही नहीं है। मर्टन के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये शास्त्रीय प्रकारवाद की मान्यताएं हैं
वो मतलब इस तरीके से है, जैसे कि वो मानते हैं कि जो प्रकार्यवाद है ये सार्वभौमवाद पर बल देता है, जैसे कि मेलिनोवस्की ने दिया था, वो सार्वभौमिक प्रकार्यवाद पर बल देते हैं। और इसके अलावा जैसे प्रकार्यात्मक एकता की मान्यता पर बल देते हैं ये जो शास्त्रीय प्रकारवादी हैं, जैसे कि रेडक्लिफ ब्राउन हो गए, ये प्रकार्यात्मक एकता पर बल देते हैं। और इसके अलावा मेलिनोवस्की हो गए, ये प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता की मान्यता पर बल देते हैं। तो इसलिए मर्टन का कहना था कि ये जो शास्त्रीय प्रकारवाद है ये जो है उपयुक्त नहीं है, और इसीलिए मर्टन ने नए प्रकारवाद की स्थापना इन्होंने किया। तो मर्टन के अनुसार समाज में जैसे किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक वस्तु का प्रकार हो सकता है, मतलब कोई भी भूमिका जो है वो कोई भी भूमिका हो या परिस्थिति हो, संस्था, समूह, मानदंड, मूल्य, ये सभी प्रकार हो सकते हैं, ये मर्टन का मानना था। और इसीलिए मर्टन के अनुसार सामाजिक या सांस्कृतिक अवयवों द्वारा सामाजिक प्रणाली में दिया गया वह योगदान जो समाज के अनुकूलन में वृद्धि करे वो प्रकार्य है। अगला पॉइंट देखिए, तो अगला पॉइंट है क्रिटिसाइज्ड सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड विज्ञान के समाजशास्त्र को माना। तो इन्होंने जो ज्ञान का समाजशास्त्र था, यानी जो कार्ल मैनहीम ने ज्ञान के समाजशास्त्र के विषय में अपना कॉन्सेप्ट दिया है, तो इन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र की आलोचना की है और ये जो है विज्ञान के समाजशास्त्र को ये मान्यता देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रकार। तो इनका जो प्रकार का थ्योरी है उसमें इन्होंने बहुत सारे अपने जो है इन्होंने अवधारणाएं दी हैं। जैसे इन्होंने प्रकार के कई तरीके बताए हैं, तो उसमें इन्होंने प्रकार बताया है, यानी फंक्शन, यानी जो कि समाज में वृद्धि करे, समाज के अनुकूलन में वृद्धि करे, वो प्रकार्य है। उसके बाद इन्होंने बताया है दुष्प्रकार्य यानी डिसफंक्शन। तो डिसफंक्शन, दुष्प्रकार्य को दुष्कार्य, दुष्प्रकार्य, अप्रकार्य कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनका कहना था कि डिसफंक्शन मतलब किसी भी सामाजिक प्रणाली को किसी वस्तु के द्वारा दिए गए उस योगदान से है जिससे कि अनुकूलन में कमी होती है। यानी अप्रकार्य जो होता है वो अनुकूलन में वृद्धि नहीं करता है, अनुकूलन में कमी करता है। और जो ब्राउन है इन्होंने यूनोमिया और डिस्नोमिया की जो अवधारणा दी थी वो इन्होंने डिसफंक्शन की अवधारणा से ही दिया था। इनका जो यूनोमिया और डिस्नोमिया की एक अवधारणा भी है, आप लोगों को पता होगा, तो उसको इन्होंने डिसफंक्शन यानी अप्रकार या दुष्प्रकार की अवधारणा से ही निकाल के दिया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, आकार यानी नॉन फंक्शन की बात करते हैं। ये नॉन फंक्शन क्या होता है, जैसे किसी भी वस्तु की सामाजिक प्रणाली में वह योगदान जो कि न तो अनुकूलन में कोई वृद्धि ही करता है और ना ही कमी करता है, तो वो नॉन फंक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। फिर इन्होंने बताया प्रकट प्रकार्य यानी मैनिफेस्ट फंक्शन। तो प्रकट प्रकार्य क्या होता है, इनका मानना था कि प्रकट प्रकार्य जो है किसी भी सामाजिक वस्तु के उन अवलोकनीय परिणामों से है जो सामाजिक प्रणाली में मतलब लक्षित भी होते हैं और स्वीकृत भी होते हैं, यानी जिनको समाज स्वीकार भी करता है और उसके जो लक्ष्य होते हैं वो भी मान्य होते हैं, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, सामाजिक अनुकूलन में वृद्धि भी करते हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए जो कि पूरी तरीके से समाज द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। उसके बाद है अप्रकट प्रकार, लेटेंट फंक्शन की इन्होंने बात की थी। तो इन्होंने बताया ऐसे प्रकार जो समाज के द्वारा न ही लक्षित होते हैं और न ही स्वीकृत होते हैं, तो ऐसे प्रकार को इन्होंने अप्रकट प्रकार कहा है। और इन्होंने ये भी कहा है मतलब जो अप्रकट प्रकार होते हैं वो समाज द्वारा ना ही लक्षित होते हैं, ना ही उसमें क्या करते हैं, ना ही लक्षित होते हैं, ना ही मान्य होते हैं, लेकिन फिर भी वो सामाजिक अनुकूलन में वृद्धि करते हैं। इसीलिए मर्टन ने इनको गुप्त प्रकार भी कहा है, अप्रकट प्रकार को इन्होंने गुप्त प्रकार भी कहा है। और इनका मानना है कि जो समाजशास्त्री होता है उसका वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, अप्रकट प्रकारों का पता लगाना होना चाहिए। इन्होंने उदाहरण भी दिया था, जैसे कि होपी जनजाति जो होती है, होपी जनजाति में एक रैन डांस होता है। तो मर्टन के अनुसार, मर्टन का कहना है कि ये जो जनजाति है इसमें जो है इनका जो रैन डांस है उसमें ये ना तो लक्षित ही है और ना ही स्वीकृत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अनुकूलन पैदा करता है। तो इसीलिए इनका मानना है कि समाजशास्त्री का वास्तविक उद्देश्य जो अप्रकट प्रकार है यानी जो प्रकट नहीं है उनका पता लगाना होना चाहिए। और एक इन्होंने और उदाहरण दिया था, आप देख लीजिए। इन्होंने जैसे अप्रकट प्रकार के लिए इन्होंने उदाहरण दिया था कि अमेरिका में मतलब दलाल किस्म के लोग रहते हैं और जो कि सरकार और जनता के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं, जो कि जनता का जो अधिकार होता है उसको सारा ये लोग दिलाते हैं। यानी सरकार और जनता के बीच कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जनता के कार्य को करा देते हैं अपने माध्यम से, और इसको क्या कहा जाता है, गुप्त प्रकार कहा जाता है। यानी सरकार और जनता के संबंधों को सकारात्मक बनाए रखता है। इसी को अमेरिका में क्या कहा जाता है, राजनीतिक मशीन कहा जाता है। और यह ना तो सरकार द्वारा और ना ही जनता द्वारा
मतलब ये जागरूक नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं गुप्त होता है। जैसे होता नहीं है कि कोई भी सरकारी काम हो और आप जो है जाते हैं तो बीच में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको घूसखोरी दे के या कुछ करा के आप आपसे मतलब बोलेंगे कि आप हमें जो है इतना दीजिए, हम आपका ये काम करा देंगे। तो ऐसे लोगों को ही अप्रकट प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिए ये पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, समाजशास्त्र का वास्तविक उद्देश्य अप्रकट प्रकारों का पता लगाना, ये हमने देख ही लिया। अगला पॉइंट है प्रकार्यात्मक परिणामों, ये परिणामों है, गलत हो गया, प्रकार्यात्मक परिणामों के बीच संतुलन की अवधारणा। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, नेट बैलेंस ऑफ फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था, तो मर्टन के अनुसार इसमें क्या था कि समाज में कोई भी सामाजिक या सांस्कृतिक इकाई जो होती है वो प्रकट या अप्रकट प्रकार्यात्मक हो सकती है। और इसी तरह जैसे कि कोई वस्तु है समाज की अधिकतम चीजों के लिए प्रकार्यात्मक होती है तो वह प्रकार्यात्मक होगा, और यदि उसका कार्य जो है वो दुष्प्रकार्यात्मक ज्यादा है तो वह समाज के लिए दुष्प्रकार्यात्मक होगा। तो इनका मानना था कि ये प्रकार्य और दुष्प्रकार्य इन दोनों के बीच में जो है एक बैलेंस होना चाहिए। इसी को इन्होंने प्रकार्यात्मक परिणामों के बीच संतुलन कहा है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है प्रकार शब्द का विभिन्न अर्थों में उल्लेख किया है। तो मर्टन ने प्रकार शब्द का विभिन्न अर्थों में उल्लेख किया है। तो इन्होंने प्रकार शब्द का पांच अर्थों में इन्होंने इसका उल्लेख किया है। कौन कौन सा, ऐसे ही आप सुन लीजिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग जो है वीडियो भी पूरा नहीं देखते हैं और आपको इंटरेस्ट भी नहीं ज़्यादा आता है। तो देखिए इन्होंने जो 5 प्रकार बताया, तो पहला इन्होंने बताया था कि प्रकार जो है वो सार्वजनिक उत्सव या सम्मेलन के रूप में। दूसरा इन्होंने बताया कि प्रकार व्यवस्था के रूप में। तीसरा इन्होंने बताया कि प्रकार जो है एक सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप के रूप में। चौथा इन्होंने बताया गणित शास्त्रीय प्रकार। पांचवा इन्होंने बताया कि व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक जो प्राणी शास्त्री या सामाजिक कार्य होते हैं उन प्रणालियों के रूप में। तो मर्टन ने इन पांचों में जो पांचवा वाला अर्थ है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में, तो इसी को इन्होंने अपने सिद्धांत का आधार बनाया था। अगला पॉइंट देखिए, प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा, फंक्शनल अल्टरनेटिव्स। तो ये भी मर्टन ने दिया है, इन्होंने प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा दी है। प्रकार्यात्मक विकल्प क्या है, तो मर्टन का मानना है कि परिवर्तनशील समाज में मतलब कुछ नई संरचनाएं या संस्थाएं जो होती हैं वो पुरानी संस्थाओं के प्रकारों को ग्रहण कर लेती हैं, और इसीलिए जो है इनका कहना है कि कोई भी जो संस्था होती है वो अपरिहार्य नहीं है। मतलब कोई ना कोई विकल्प होता है, पुराने जो नए जो संस्थाएं होती हैं, संरचनाएं होती हैं, वो पुराने संस्थाओं के जो प्रकार होते हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए मर्टन का मानना था कि समाज में जो है व्यवस्था होती है वो सर्वसहमति पर आधारित होती है, और इनका यह भी मानना था कि जो सॉरी जो अपराध होता है वो लेटेंट फंक्शन है, यानी अप्रकट प्रकार है, और इसके साथ ही साथ सार्वभौमिक भी है। अगला पॉइंट चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट है सेरेंडिपिटी पैटर्न, यानी प्रत्याशा मूलक समाजीकरण। सॉरी ये अलग है और ये अलग है, हाँ। सेरेंडिपिटी पैटर्न इन्होंने दिया था, और इसके अलावा ये प्रत्याशा मूलक समाजीकरण की कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो देखिए सबसे पहले सेरेंडिपिटी पैटर्न क्या है, तो मर्टन ने सिद्धांत और अनुभवात्मक शोध की व्याख्या की थी, और इन्होंने कहा था कि जो अनुभवात्मक शोध होता है वो कभी कभी नए सिद्धांत पैदा करता है, यानी अचानक किसी नए तथ्य के प्राप्त होने पर नए सिद्धांत की रचना होती है, और ये जो तथ्य होते हैं ये सिद्धांतों को सत्यापित करते हैं, उनकी रचना करते हैं और उन्हें संशोधित करते हैं और उन्हें अस्वीकार भी करते हैं। तो इसी में इन्होंने सेरेंडिपिटी पैटर्न को दिया था। अगला पॉइंट है प्रत्याशा मूलक समाजीकरण, यानी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि जैसे आप किसी जो प्रेजेंट टाइम में आप जो भूमिका में नहीं है लेकिन फ्यूचर में आपको वो भूमिका निभानी है, आपको वो सारी चीज़ें करनी है, तो कहीं ना कहीं आपसे वो एक मतलब पहले से उम्मीद की जाती है कि आप आगे चल के इस तरीके से आप व्यवहार करेंगे, इस तरीके की आप भूमिका निभाएंगे, तो उसको जो है प्रत्याशा मूलक समाजीकरण कहते हैं। सबसे देखिए अगला पॉइंट है सापेक्षिक वंचना, तो ये भी मर्टन का है। फिर है भूमिका संकुल, तो भूमिका संकुल की बात इन्होंने की थी, स्टार्टिंग में हमने देखा था। अगला पॉइंट देखिए अपराध का व्याधिकी सिद्धांत, तो इन्होंने जो है इनका जो सिद्धांत है अपराध का, तो इसका इन्होंने अपराध का व्याधिकी सिद्धांत इन्होंने दिया है। फिर है भूमिका समुच्चय, रोल सेट की अवधारणा इनकी है। फिर है भूमिका आदर्श, रोल मॉडल की अवधारणा इनकी है।
फिर है अगला पॉइंट प्रकार्यात्मक पैराडाइम। तो ये 11 मद जिसको बोलते हैं, या 11 आइटम बोल सकते हैं, 11 मद या 11 जो प्रकार्यात्मक पैराडाइम इन्होंने दिया हुआ है। अगला पॉइंट है रोल रिपर्टायर, तो ये भी मर्टन का है। फिर है पलायनवादिता या संस्कारवाद, तो ये भी वर्ड क्या है, सब मर्टन के कीवर्ड्स हैं। फिर अगला है नवोन्मेष या नवाचार इनोवेशन, तो ये भी मर्टन का है। तो नवाचार से क्या मतलब है कि नवाचार में मर्टन का कहना है कि निम्न वर्गों में अपराध ज़्यादा होता है, यानी जो लोअर क्लास होता है। अगला पॉइंट है मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप, तो ये भी मर्टन ने दिया। अगला पॉइंट देखिए कन्फ्लिक्टिंग रेफरेंस ग्रुप, मर्टन का। फिर है म्यूचुअली सस्टेनिंग रेफरेंस ग्रुप, मर्टन का। निगेटिव एंड पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप, ये नकारात्मक सकारात्मक, ये भी, ये सारे जो है ये संदर्भ समूह के इन्होंने प्रकार बताए हैं कि किस किस तरीके के संदर्भ समूह हो सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप, तो ये भी तुलनात्मक संदर्भ समूह जो होता है। फिर है रोल मॉडल, ये भी मर्टन ने दिया है। एसोसिएटिव रोल, ये भी मर्टन का है। एनोमी, ये भी मर्टन ने दिया है, लेकिन मर्टन से पहले एनोमी जो है वो दुर्खीम ने दिया था सबसे पहले, बाद में मर्टन ने इसका विश्लेषण किया था। तो मर्टन और दुर्खीम दोनों के अनुसार जो सामाजिक संरचना होती है वो स्वयं समाज में नियमहीनता यानी एनोमी पैदा करती है। तो ये मर्टन का भी मानना है और दुर्खीम का भी मानना है। और इसके अलावा इन दोनों का मानना है कि जो विचलन यानी एनोमी जो है ये स्वयं संस्कृति एवं संरचना का ही परिणाम है। कुल मिलाकर के जो ये एनोमी होता है इसका मूल कारण कौन है, तो वो स्वयं समाज है, संस्कृति है, और जो सामाजिक संरचना है वो स्वयं ही इसका परिणाम है। अगला पॉइंट है सामाजिक संरचना एवं विघटन की बात, तो ये मर्टन और दुर्खीम दोनों करते हैं। फिर है संरचना को प्रकारवाद के साथ जोड़ा, तो मर्टन ने संरचना को प्रकारवाद के साथ जोड़ा। आगे देखिए अगला पॉइंट है संस्थागत साधन तथा सांस्कृतिक लक्ष्य के आधार पर अपराध यानी जो विचलन है उसको किसने परिभाषित किया, तो ये मर्टन ने किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मर्टन ने एनोमी की अवधारणा का विश्लेषण किया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दुर्खीम ने दिया था, मर्टन ने इसका सिर्फ विश्लेषण किया है। फिर अगला सदस्यता और गैर सदस्यता समूह, तो ये भी मर्टन का है। दूसरा है संदर्भ समूह व्यवहार, तो ये भी मर्टन का है। तो देखिए संदर्भ समूह व्यवहार में, तो देखिए संदर्भ समूह व्यवहार को मर्टन ने दो तरीके से बताया है। पहला इन्होंने बताया है कि तुलनात्मक संदर्भ समूह व्यवहार होता है, दूसरा इन्होंने बताया मानदंडात्मक संदर्भ समूह होता है। तो तुलनात्मक संदर्भ समूह इन्होंने बताया कि जैसे किसी समूह से तुलना करने पर स्वयं को वंचित महसूस करना, इसी को इन्होंने सापेक्ष वंचना यानी रिलेटिव डिप्राइवेशन भी बुलाया था। और दूसरा इन्होंने बताया कि मानदंडात्मक या अनुकरणात्मक संदर्भ समूह व्यवहार, जैसे किसी समूह का अनुकरण करना, तो ये क्या हो जाएगा, मानदंडात्मक संदर्भ समूह हो जाएगा। जैसे कि इसका उदाहरण इन्होंने दिया था प्रत्याशिक समाजीकरण यानी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, तो ये दो इन्होंने बताए थे। आगे देखिए अगला पॉइंट है प्रस्थिति क्रम, तो स्टेटस सीक्वेंस की बात इन्होंने की थी। फिर है भूमिका संघर्ष, ये भी इन्होंने दिया था। भूमिका संघर्ष में क्या होता है, जैसे जब दो भूमिकाओं में विरोध हो जाता है या फिर दुविधा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, भूमिका संघर्ष उत्पन्न होता है। यानी दो भूमिकाएं हैं और उसमें जो है विरोध उत्पन्न हो जाए या फिर आप दुविधा में हो कि आप कौन सी भूमिका निभाएं, तो वहाँ पे भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इन्होंने भूमिका को बताया था कि जो भूमिका होती है वो 3 प्रकार से होती है, भूमिका दूरी, भूमिका वंचन और भूमिका विचलन। नेक्स्ट पॉइंट है अनुभवात्मक प्रकारवादी, तो मर्टन को कहा जाता है अनुभवात्मक प्रकारवादी। फिर अगला पॉइंट है स्वतः साधक भविष्योति सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, तो ये भी मर्टन से संबंधित है। ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा हर जगह नहीं देखने को मिलता है। स्वतः साधक भविष्योति, तो ये भी मर्टन का है। तो ये सारे मर्टन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनके कॉन्सेप्ट थे, उनकी थ्योरी थी, सभी को हमने देख लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए अभी तो इनके कुछ बुक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम्स हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनके जो बुक्स हैं, तो सबसे पहला जो है इनका बुक देखिए सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी, मर्टन का है। दूसरा है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी 1938,
तीसरा है मस्ट परसुएशन 1946। उसके बाद चौथा है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये पूछी जाती है काफ़ी, और सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी। तो देखिए इनकी बहुत सारी बुक है, लेकिन जो हमें इंपॉर्टेंट है वही ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर है कंटिन्यूटीज ऑन सोशल रिसर्च द अमेरिकन सोल्जर, तो ये भी मर्टन का है। पांचवी है रीडर इन ब्यूरोक्रेसी, ये भी मर्टन की है। आगे देखिए द फोकस्ड इंटरव्यू 1956, मर्टन की। फिर है इंट्रोडक्टरी स्टडीज इन द सोशियोलॉजी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। फिर है कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम 1961। फिर है सोशलॉजी टुडे 1959। फिर अगली है ऑन सोल्जर्स ऑफ जियांट, ये भी इनकी है। फिर अगला है द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अगली बुक है सोशियोलॉजिकल एम्बिवैलेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी बहुत सारी बुक इम्पॉर्टेंट है और पूछी जाती हैं। इसके अलावा एक दो बुक इनकी छूट गई है, जैसे कि फोकस्ड इंटरव्यू, आप नोट कर लीजिएगा अगर आपके पास मतलब नहीं है, आपको पता नहीं है। फिर है द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस थ्योरेटिकल क्रिमिनोलॉजी, ये भी इनकी है। और एक और है फैक्टर डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो ये सारी इनकी बुक है, आप जो है सभी को नोट कर लीजिएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको आप जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो मर्टन से संबंधित आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी और आपको जो है किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको जो है दे सकूँ। और इसके अलावा अगर आपने और सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जो है लिंक जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। और बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी जो है सॉल्व किए हैं, डिस्कस किए हैं नेट के लिए, पीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। बहुत सारे काफ़ी क्वेश्चन है, और अभी हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी हम थिंकर्स के वीडियोस पे फोकस कर रहे हैं, तो जितने भी नेट के 26 थिंकर हैं सभी के ऊपर वीडियोस आएंगी। और आप जो है मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा आगे और भी वीडियोस देखने के लिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थिंकर के साथ। थैंक यू सो मच।